कब तक चलेगी ये जंग, इस सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या जंग का स्वरूप बदलेगा? ये जंग क्या अब खत्म होने के करीब पहुंच रही है, या फिर ये बस केवल एक ऐसी तारीख जो दी जा रही है 9 मई की, वो केवल अटकलबाजी है? इन सारी चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं, और यह भी कि क्या युद्ध का स्वरूप बदलकर यह परमाणु युद्ध तो नहीं हो जाएगा। हम आपको इस समय बड़े अपडेट्स दे देते हैं जो कि इस युद्ध से जुड़े हुए हमारे सामने आ रहे हैं। 38 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला हुआ था रूस द्वारा। 25 फरवरी को कीव पर मिसाइल हमले किए गए थे। हालांकि उसके बाद कमोवेश कीव में आपको शांति दिखी, लेकिन 27 फरवरी में खार्किव पर रूस का अटैक हुआ। वहां पर लगातार बमबारी होती रही। 28 फरवरी को वैक्यूम बम गिराने के आरोप लगे रूस पर। 2 मार्च को मारियोपोल पर रूस की बमबारी हुई। मारियोपोल में यूक्रेन का सरेंडर से इनकार। 21 मार्च की यह खबर आई, जहां पर आम लोग भी टैंकों के सामने खड़े होते हुए नजर आए। 29 मार्च को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई। 30 मार्च को कीव चेर्निहिव में रूस ने बम गिराए। लेकिन उसके बाद चूंकि बातचीत हुई थी, क्या रूस की सेना पीछे हटेगी? लेकिन इसके बीच बेलगोरोड पर यूक्रेन के हमले का आरोप लगाया गया 1 अप्रैल को, और 2 अप्रैल अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेन के लोगों का पलायन हो चुका है। इस समय की बड़ी खबर भी आपको दिखा देते हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, इसके हिसाब से यूक्रेन ने एक नया दावा किया है। उत्तरी क्षेत्र से तेजी से हट रही है रूसी सेना। उत्तरी क्षेत्र से ही रूस की सेना, यानी कि बेलारूस की सीमा से होते हुए उसने कई इलाकों की ओर आगे प्रवेश किया था। चेर्नोबिल की ओर वहां पर प्रवेश किया था, लेकिन कई इलाकों से पीछे हटने की खबर है, जिसमें चेर्नोबिल भी है, कीव भी है, चेर्निहिव भी है। ये सारे इलाके उत्तरी क्षेत्र से तेजी से हट रही है रूस की सेना। लेकिन दोनों तरफ के जो दावे होते हैं, उनके बीच की जो हकीकत है, उस पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। कौन किसके साथ है, पहले हम उस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्योंकि जब इस जंग की शुरुआत हुई तो एक तस्वीर यह पेश की गई कि रूस के खिलाफ सारे के सारे देश हो जाएंगे। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर चर्चा को, बहस को देखा गया, तो उसमें यह भी समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। रूस अलग थलग तो पूरी तरीके से नहीं है। अब यूक्रेन के साथ जो अधिकतर देश आप देखते हैं, उसमें सबसे अहम हो जाता है अमेरिका। यूक्रेन के साथ जो देश आप खड़े देखते हैं, उसमें यूरोप के देश वो तमाम हो जाते हैं जो नेटो के सदस्य भी हैं। रूस के खिलाफ आंखें तो तरेरते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सामने खड़े नहीं हो पाते हैं, खासकर जब उस प्राकृतिक संपदा की बात आती है जो रूस से ही उन्हें हासिल होती है और अच्छी कीमतों पर हासिल होती है। वहां कई लोगों के हाथ पांव कांपने लगते हैं, कई देशों के। लेकिन रूस के साथ जो देश खड़े हैं, उनके हिसाब से भी अगर हम समझें तो यह समझ में आता है कि दुनिया अगर 2 खेमों में बटी दिखती है, तो किसी खेमे को आप मजबूत या फिर किसी खेमे को कमजोर मान नहीं सकते हैं। इन 2 खेमों में दुनिया को बंटना चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किलें, अगर यह युद्ध आगे किसी तीसरे विश्व युद्ध के रूप में तब्दील होता है, तो ये 2 खेमे अपने आप में यह बताते हैं कि युद्ध को आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहिए, युद्ध का विस्तार क्यों नहीं होना चाहिए। बेलारूस वो देश जहां से रूस की सेना भी आगे बढ़ी, आर्मेनिया हो गया, ये सारे वो देश हैं जो रूस के साथ खड़े रहे। और आज की तारीख में अगर हम ये चर्चा यहां पर कर रहे हैं अपने तमाम खास मेहमानों के साथ, तो उसमें अहम ये सवाल हो जाता है कि ये युद्ध आखिर कब तक। और जो चर्चा हम जनरल सिवाच कर रहे थे, उसमें अगर एक और कड़ी, और मेरा यकीन है कि आप उस समय आप उसमें भी जोड़ना चाह रहे थे कि क्या वाकई रूस के हटने को, वहां से रूस के बैकफुट पर जाना देखा जाए, या फिर इसे टैक्टिकल ही समझा जाए। देखो श्वेता, इसको तो मेरे को लगता है कि अगर रूस की ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी, उसके अनुसार हर चीज तो चली नहीं है। कहीं ना कहीं उनको भी सेटबैक हुआ है, उन्होंने मिड कोर्स करेक्शन की है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है जी, ये बातचीत हो रही है, जब इस्तांबुल में भी ये बातचीत हो रही है एक प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच में, मगर लड़ाई यूक्रेन तो लड़ रहा है, पर पीछे से तो नेटो लड़ रहा है। और जब तक अमेरिका रूस की बातचीत नहीं होगी, ये लड़ाई रुकने का नाम इसलिए नहीं लेती। अब देखो कि अमेरिका को इस लड़ाई से काफी फायदा हो रहा है। जो बातचीत हो रही है, गैस और ऑयल जो आता है यूरोप को, और उसको 40% गैस देता है रूस,
30% के करीब ऑयल देता है, और वो अभी बंद करने की कोशिश हो रही है। अभी तो बंद नहीं कर रहा, ना जर्मनी कर रहा है, ना इटली कर रहा है, ना फ्रांस, मगर लगता है अगले 2 या 3 साल में अगर वो बंद होता है तो अमेरिका उस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से ये लड़ाई हो रही है, छोटे छोटे देश घबरा गए हैं, उनको लगता है कि हमें भी अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए। आज रूस ने यूक्रेन पर लड़ाई कर दी है, कल को हम भी बलि के बकरे बन सकते हैं। तो हर देश एक होड़ बनाएगा नए हथियार खरीदने का, और अगर हथियार खरीदे जाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा। उसकी जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है वो बहुत चलेगी। तो ये जो बातें हैं ये बड़ी महत्व की हैं। ये हमें समझना चाहिए कि आज की तारीख में क्या ये इंटरेस्टेड है लड़ाई बंद कराने के लिए, या वो हथियार दे रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि यूक्रेन जितने भी हथियार उसको मिले हैं, चाहे स्टिंगर मिसाइल है, चाहे आपकी जो एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन है, या आपके जो ड्रोन मिले हैं उनको स्विच ब्लेड, उनका बहुत फायदा तो उठाया है और उसने भी डैमेज रूस को किया है। मगर वो लड़ाई की उसको जीत तो नहीं सकता, क्योंकि जीत तो है नहीं, मगर उसको प्रलॉन्ग कर सकता है। ये तो करेगा, जब तक उसको हथियार मिलते रहेंगे यूक्रेन कोशिश करता रहेगा। और एक और इस कड़ी है इसके अंदर, वो चीन है। देखो, चीन चुपचाप बैठा हुआ, चीन की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, मगर चीन को भी ये पता है कि ये लड़ाई चलती है तो कहीं ना कहीं रूस का जो डिपेंडेंसी है वो चीन की तरफ मुझे लगता बढ़ेगा। और वो है पूरे वर्ल्ड के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि रूस जो है इकोनॉमिकली कमजोर होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है। 1.43 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 12वें नंबर पे है। तो मेरे को लगता है कि कुछ भी हो, रूस की मिलिट्री स्ट्रांग है, इकोनॉमी को थोड़ा लगेगा धक्का, उसको इकोनॉमिकली ज्यादा डिपेंडेंस होना पड़ेगा चीन के ऊपर। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो निकलेगा इस लड़ाई के बाद, एक तरफ अमेरिका और उसके साथ यूरोपियन कंट्री, दूसरी तरफ चीन और उसके साथ रूस और कुछ एक जो कंट्री। बात ऐसी है कि जो चीन है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वर्ल्ड के लिए, ना कि रूस। कहीं ना कहीं ये इस गलती ये हुई है जो अमेरिका ने प्रेशर डाला है रूस के ऊपर। क्या उन्होंने असली में ये तो नहीं कर दिया, रूस और चीन को इकट्ठा कर दिया? असली प्रॉब्लम साउथ चाइना सी में देखें, इंडो पैसिफिक में देखें, प्रॉब्लम है एक्सपेनिज्म मतलब चीन वॉर की। तो ये मेरे को लगता है एक बड़ा नया मोड़ दे दिया, और कहीं चीन ताइवान को ना हड़प ले इस कोशिश में। अगर वो ऐसा होता है तो निगाहें इस चीज पर लगी रहती हैं कि कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा। लेकिन वॉर इकोनॉमी को तबाह करता है, लेकिन वॉर की अपनी एक अलग इकोनॉमी होती है जहां पर हथियार भी बेचे खरीदे जाते हैं, हथियारों को शोकेस भी किया जाता है, और इसके लिए आप हर पक्ष को जिम्मेदार मानिए। और जो छोटे देशों पर असर की बात कर रहे हैं ना सर, उसमें सीधे तौर पर आप श्रीलंका को देख लीजिए। कोविड से उनकी इकोनॉमी उभर रही थी कि कैसे उभरे, वहां से टूरिज्म का इतना बड़ा झटका लगा था, और उनकी जो चाय थी वो रूस यूक्रेन में बड़ी पॉपुलर थी। लेकिन आज ये हालात अगर हम देखते हैं तो एक युद्ध का सीधा सीधा असर वहां पर दिख जाता है। भारत जैसे देश तो बड़े हैं, संभल रहे हैं, लेकिन एक पाकिस्तान देख लीजिए, हालांकि उसकी तो अपनी भी गलतियां बहुत रहती हैं, और एक तरफ श्रीलंका देख लीजिए, और इस युद्ध की स्थिति को समझिए। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। ये जो तारीखें दी जा रही है ना इस युद्ध को लेकर कि क्या ये खत्म हो सकता है, आपको किसी भी, हालांकि रूस तो इसे वॉर मान ही नहीं रहा है, वो तो हमेशा से इसे एक स्पेशल एक ऑपरेशन कह रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है, आपको लग रहा है कि ये युद्ध खत्म हो रहा है या केवल ट्रांजिशन है एक फेज से दूसरे फेज में? देखिए श्वेता जी, ये शुरू से जब हमने देखा था कि रशिया 2 लाख के करीब अपनी फोर्सेस को लेके आया था, रशियन आर्मी 10 लाख स्ट्रांग है, तो वो अपनी 1/5 स्ट्रेंथ को लेके आया था। तो एक आपको एक इंडिकेशन लगा था उस टाइम पे कि रशिया एक लंबी लड़ाई के लिए अंदर नहीं आया है, एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, इसीलिए उसने उसको बोला था, बिकॉज उसका जो फोर्स लेवल था वो, अगर आप यूक्रेन का साइज देखेंगे, इट इज 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 4500 स्क्वायर किलोमीटर बॉर्डर एरिया है, और 1700 स्क्वायर किलोमीटर उसका मैरीटाइम बाउंड्री है। इतना बड़ा स्टेट है ये, सेकंड लार्जेस्ट है यूरोप में। तो क्या आपको लगता है कि ये एक इन्वेजन था? नहीं था। ये इसको बेसिकली उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब हमने ऑलरेडी इस चैनल पे डिस्कस कर रखे हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स को लेके रूस आया था। इसीलिए,
और दूसरा एक चीज मैं और व्यूअर्स को इसको क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग एक्चुअली बोल रहे थे कि ये 10 दिन की लड़ाई है, 15 दिन की लड़ाई है, ये 10-15 दिन की लड़ाई नहीं है, ये महीनों की लड़ाई है। और इसमें हम उसका एक टारगेट डेट हम इसको ले डाउन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक लड़ाई में इंटेंजिबल्स बहुत होते हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस निकलती है और कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। अब जैसे हमने देखा, यूनाइटेड स्टेट्स वेपन सप्लाई कर रहा है, यूके से वेपन्स आ रहे हैं, स्वीडन से वेपन्स आ रहे हैं, जर्मनी से वेपन्स आ रहे हैं। तो ये सारी कंट्रीज जब इसको वेपन सप्लाई कर रही हैं तो लड़ाई में उसका रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। एट एवरी स्टेज हम इसको देख रहे हैं, यूक्रेन इसको मुकाबला कर रहा है इसको कुछ एरियाज में रशिया का, दो वो उसको दबाव है रशिया का वहां पे, बट यूक्रेन ने भी काफी कैजुअलिटीज दी है रशिया को। तो अगर हम ये पूरे सिनेरियो को देखें और काइव की बात करें कि व्हाई इज रशिया विड्रॉइंग फ्रॉम काइव, बिकॉज दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रशिया। वो जो जिस ऑब्जेक्टिव से गया था उसका काइव ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका ओडेसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड एंड द सदर्न साइड। और ये सारे इसके डाइवर्जनरी मनूवर्स थे कि यूक्रेन की आर्मी को डाइवर्ट करने के लिए, सो दैट वहां पे जब वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव में हमला करेगा वहां पे यूक्रेन आर्मी की स्ट्रेंथ उसको कम मिलेगी। सो अगर आप ये पूरे सिनारियो को ऐसे एनालाइज करेंगे तो आपको जो रशिया की स्ट्रेटेजी अभी नजर आ रही है वो एक बिल्कुल सेट पीस में आपको दिखेगी। ठीक है जनरल सिन्हा, यूके की तरफ से, अमेरिका की तरफ से माफ कीजिएगा, ये कह देना कि हम केमिकल वेपन्स देंगे, यूक्रेन के हाथ मजबूत करने की कोशिश है या युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश है? देखिए वो तो चाहते हैं कि युद्ध थोड़ा लंबा खींचे, जाहिर है। क्यों? देखिए अमेरिका को हम इस तरह लेते हैं कि उसको फायदा हो गया, नुकसान हो गया। सबसे बड़ा फायदा जो अमेरिका देखता है वो उसका स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेन, जिसका मैं बहुत काहिल हूँ। आप कहती है ना कि मैं रशिया, देखिए कोई उसकी बात ही नहीं करता। स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेन से उसने क्या अचीव किया? उसका अमेरिका का मेन एम यहाँ नहीं है, इंडो पैसिफिक है, और उसने कहीं चेंज नहीं किया। और इसमें जितनी काबिल तारीफ अमेरिका का है आज के दिन में, आप उसको फिर खटखड़े में खड़े कर रहे हैं। देखिए क्या है, जो अभी बात आपने दो पोलरिटी दिखाई, इसमें बढ़ गया खेमा, या नहीं है, प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जो रशिया आया है इतने छोटे एम लेके नहीं आया है। जो रीअलाइनमेंट हो रही है, मल्टीपोलैरिटी, और सबसे अच्छा गेम खेला भारत ने। और कैसे होगा कभी हम डिस्कस करेंगे, और देखिएगा आने वाले समय में मौका हुआ आपके साथ करेंगे। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर में आज के दिन में कोई भी इसको सेटबैक है तो चाइना को हुआ है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है इसके ऊपर। और इसमें अमेरिका ने जो सबसे अच्छा गेम, अब छोटी बातें ना करें, ये हथियार ये सब देखिए, उसमें उसने एक स्ट्रेटजिक स्ट्रेन रखा है। इतने प्रेशर आने के बाद भी उसने इसमें नहीं कूदा, ना तो नो फ्लाइंग जोन दिया, ना तो नाटो को अंदर जाने दिया। क्यों? और ये हिस्ट्री में पढ़िएगा, मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसा बहुत समय आता है। द स्ट्रेटजिक स्ट्रेन कहते हैं जो आपको पोटेंशियल देता है टू ग्रो एंड रिमेन इन दैट डोमेन। तो अमेरिका को समझ में आ गया है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहेगा, मल्टी और जो बाइपोलर की वर्ल्ड वो आप भूल जाइए, इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और उसका आगाज किसी ने रखा, और रशिया में पुतिन गए ही इसलिए हैं, अदरवाइज उनकी अस्तित्व का कहीं नहीं। वो पिछला गुण नहीं बनना चाहते चाइना का। जितना बड़ा दुश्मन रशिया है चाइना का, उससे बड़ा कोई अमेरिका भी नहीं है। आपको हंसी आएगी इस बात में, क्योंकि सारे बोलते हैं ना। और सबसे बड़ा जो इसका स्ट्रेटजिक थिंकर है वो सर्गेई लाव्रोव जो आए हैं 21वीं सेंचुरी को, उसको कहा जाता है, जो हैरी किसिंजर की बात होती है, ये ही इज द मैन। उसके ऊपर पढ़िए, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में नहीं आता है। ही इज द मैन हु कैन थिंक एंड पुट द थिंग्स। क्या होने वाला है और क्या होगा, जो आपने कहा कि कितने दिन खींचेगा। देखिए एक मेरा अपना मानना है कि ये जॉर्जिया की तरह जाएगा, जिसको कहते हैं फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स। ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, इसके ऊपर में पूरी लिटरेचर है, उसको पढ़िए।
देखिए, जब वो गया था 2008 में, यदि मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो मैं नहीं समझाऊंगा इसमें, वो गया था साउथ अब्स्टेनिया, सेम जो हम बात करते हैं LPR, और अब खानजिया जो DPR की बात होती है, उसने 2 जगह बनाई, सेम ऐसे लिबरेट किया, उसको पीपल्स रिपब्लिक बनाया, और 5 जगह उसने कैप्चर किए थे, वहां से वह चला आया बिना कोई आदमी छोड़े, और वो अभी भी ट्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है जी। तो चरनी चल रही है वर्ल्ड के इस समय अंदर। बड़ी खबर हम दे देते हैं कि रूस यूक्रेन जंग के बीच इटली की भी अब एंट्री हो गई है। देखिए, मध्यस्थता के हिसाब से आप बहुत देशों की तरफ से पेशकश देख लेते हैं, या फिर बहुत देशों को पेशकश उन देशों की ओर से देख लेते हैं, लेकिन यूक्रेन की तटस्थता की गारंटी देने के लिए इटली तैयार है। अब गारंटर के रूप में काम करने को तैयार यूक्रेन तटस्थ रहेगा। यूक्रेन की तटस्थता की गारंटी देने के लिए इटली अगर तैयार है, हालांकि जेलेंस्की अपनी तरफ से अगर इस बात को पहले ही स्वीकार चुके हैं कि नेटो में नहीं जाएंगे, नेटो में नहीं जाना चाहेंगे, तो अब क्या इस तरह की गारंटी की जरूरत हो जाती है? जनरल मेस्टन, इन सारी चीजों के क्या मायने निकल जाते हैं? देखिए श्वेता, इससे तो यही निकलता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें वेस्ट में कि ये नेटो और इनकी गारंटी। देखिए 94 में जब बुदापेस्ट एग्रीमेंट हुआ था, उस पर बहुत क्लियर था, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और रूस, इन्होंने सिक्योरिटी गारंटी दी थी यूक्रेन को। कारण उसका ये था कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, वो सारे के सारे हैंडओवर होने थे रूस को, और उसी की वजह से तीनों ने साइन करके दिया था बुदापेस्ट डिक्लेरेशन में कि इनको सिक्योरिटी गारंटी दी जाएगी। वो देखा जाए तो वायलेट हुई है। सबसे पहले वायलेट किसने किया है? हो सकता है अमेरिका ने किया है, यूके ने किया है, इन फॉर्म ऑफ नेटो उनको ल्योर किया है, और दूसरा फिर जब अभी रूस ने उन पर हमला कर ही दिया है तो वो भी वायलेशन हुआ है। और कुछ डिप्लोमेट्स का मानना है, और मैंने कईयों को सुना है, कि कोई भी ट्रीटी की मान्यता नहीं होती है। तो अगर ट्रीटी की मान्यता नहीं है तो ये इसका परिणाम यही होता है कि आपने देख लिया ये लड़ाई हो गई है। ये एक्चुअली लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी। और यहां मैं श्वेता एक चीज बोलूंगा, मेरे को अब लगता है, मैं जब अफगानिस्तान में था उसमें मैंने काफी रिसर्च की है, इंडिया को वहां इतने लोग क्यों चाहते थे अफगानिस्तान में? वी आर द बेस्ट लाइक कंट्री इन अफगानिस्तान एंड मोस्ट हेटेड इज पाकिस्तान। तो इसका वाई था मेरे पास, वाई है क्यों इंडिया इज अ सॉफ्ट पावर। हमारी सॉफ्ट पावर इज वो जो कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द सोल्यूशन टू एवरीथिंग, मिलिट्री इज लास्ट रिजॉर्ट। प्रेसिडेंट पुतिन ने मिलिट्री को एकदम यूज कर लिया है, अब उनके पास डिप्लोमेसी और डायलॉग के विकल्प खत्म हो गए हैं। तो मेरे ख्याल इन सबको भारत से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी आज की तारीख में कई हमारे एनालिस्ट बोलते हैं हम न्यूट्रल हैं। मैं नहीं बोलूंगा हम न्यूट्रल हैं। हम एक वो देश हैं कि हमारी एक्सेसिबिलिटी सबके साथ है। आज हमें सारे देश मानते हैं, इसीलिए सब आ रहे हैं भारत में। हमारी एक अच्छी इमेज है अब्रॉड, ट्रस्ट फैक्टर है, इंडिया के पास आ रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ तालिबान तक तैयार थी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई एक्चुअली मैं तो बोलूंगा अनजस्ट लड़ाई है, ये होनी नहीं चाहिए थी। देखिए कुछ चीजें हमको भी सोचनी चाहिए। यही एस्टोनिया, लैटविया, बाल्टिक रिपब्लिक्स और काफी ये नेटो में क्यों आ गए? इनको क्या फोर्स किया नेटो ने? इसका जवाब है नहीं। क्यों वार्सा पैक्ट क्यों टूटा? सेंट्रल कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो रूस ने चलाई थी क्यों टूटा? हो सकता है कि उनका जो अप्रोच था, प्रेसिडेंट पुतिन का जो अप्रोच है ना, वो है ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन, जो 1968 में लागू की गई थी, जिसमें उन्होंने जाके चेकोस्लोवाकिया का कैप्चर किया था। और बेसिक मकसद था कि एनी रिजीम जो सोशलिस्ट रूल को थ्रेट देती है तो हम उसके अगेंस्ट जाएंगे और मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेजनेव ने जाके अफगानिस्तान में भी किया। तो वो एक जो फिलॉसफी है, और उसको किसने निकाला? गोर्बाचेव ने 1988 में उन्होंने बोला कि हमको अगर कहीं ये करना है तो पीसफुल तरीके से करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन ने इसको एक मिलिट्री तौर पे कर दिया, जिसके डायनामिक्स बहुत खराब हो चुके हैं वर्ल्ड के लिए। और आज स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट जो है, नाटो क्यों नहीं घुसा है लड़ाई में? साफ उसका जवाब है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी है। कल अगर वो इन्वॉल्व होते, नो फ्लाई जोन में इन्वॉल्व हो जाते और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता या क्या नाम है एयरक्राफ्ट वगैरह देने को, तो इट वुड हैव बीन कंस्ट्रूड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। उसमें फिर
प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर लॉन्च कर सकते थे एंड दैट वुड हैव बीन द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बड़ी एक ऐसी डायलॉग, ऐसा शुरुआत हो गया है कि इसका अब अंत कैसे होगा। तो स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट जरूर हुआ है, लेकिन नाटो डायरेक्ट इन्वॉल्व इसीलिए नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर थ्रेट। और इसमें दोनों के बीच में अगर आज देखा जाए तो प्रेसिडेंट पुतिन या रूस लॉन्च कर सकती थी अगर भारत की भूमिका के बारे में भी आपने यहाँ पर जिक्र किया है। तो जब पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो हर बड़े देश की ओर से कोई ना कोई दूत हिंदुस्तान के दौरे पर रहा है और अपने अपने हिसाब से कोशिशें करता रहा है कि भारत को कैसे आगे अपने पाले में ले जाए, कि भारत उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन क्या मोदी बनेंगे शांति दूत? क्या पहले जो यूक्रेन की तरफ से कहा गया था और बाद में रूस की तरफ से भी कहा गया है, क्या ऐसे में हो सकता है ऐसा? देखिए पर भी अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि हमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए दो देशों की लड़ाई में, कुछ का मानना है कि भारत को आगे बढ़ जाना चाहिए। वाइस मार्शल श्रीवास्तव, आप बताइए। देखिए, कुछ बिंदुओं को मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। हाँ। जहां तक शांति की बात है तो हम सब चाहेंगे कि शांति की स्थापना हो और शांति के प्रयास हों, लेकिन अगर आप यूएस के बयान देखती हैं या उनकी मिलिट्री सप्लाईज देखती हैं, हाँ। और अब तो केमिकल वेपन्स देने की भी बात हो गई है, तो वो तो कोई ऐसी शांति की तरफ जा नहीं रहा है। तो ये मौका अगर हमने लिया कि हम शांति की स्थापना कराएंगे, हम उस मध्यस्थता कराएंगे, उसके बीच में हम बैठ गए, और हमसे सिर्फ रूस ने कहा है, जेलेंस्की का कोई बयान इस पे नहीं आया। जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं करती, हम बीच में शुरुआत में जेलेंस्की ने जब शुरुआत में कहा था 1-2 दिन में, लेकिन उसका दूसरा मकसद जो आपने इतनी सारी विजिट्स हुई हैं, इन विजिट्स में सबका एजेंडा क्या रहा है? सबका एक एजेंडा रहा है हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए कि आप इतिहास के पन्ने पर सही साइड में, जो सही साइड मींस मेरे साइड में खड़े हुए तटस्थ है, समय लिखेगा, उसका भी अपराध। हाँ। तो ये तो एक उनकी अपना इन्फ्लुएंस करने का, ये प्रेशर डालने का एक वो था। उसमें भारत को एक चुनौती है, वो तो मैं हमेशा मानता हूं, लेकिन कुछ और भी बिंदु हैं। आप देखिए, जहां तक रशिया का सवाल है, यूक्रेन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। वो ट्रांसिट कंट्री है फॉर ऑल देयर पेट्रोलियम एंड गैस सप्लाईज। उसी में उसमें 22,000 माइल्स का नेटवर्क है उनका। और आपको जान के शायद मालूम होगा, कुछ लोग जान के आश्चर्य होगा कि यूक्रेन भी रशिया ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेता है, लेकिन वो उनसे नहीं लेता है। 2014 के बाद से इट गोज टू जर्मनी एंड अदर प्लेसेस, फ्रॉम देयर ही बाइज इट। सो इट्स अ रिवर्स फ्लो। देयर आर 75 कंप्रेसर स्टेशंस व्हिच सेंड इट बैक टू हिम। सो देयर इज, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इतनी सिंपल नहीं है। आपने लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं कि हम मिलिट्री आर्म्स सप्लाई करते रहेंगे, हम उसको प्रोवोकेट करते रहेंगे। एक तरफ देखते हैं, आज उनका फिर बयान आया है, आप ही के चैनल पर मैंने अभी देखा, जेलेंस्की कह रहे हैं कि आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। तो शांति वार्ता ऐसे माहौल में तो होती नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, एक तरफ से संकेत आ रहा है, जो कि हम सब जानते हैं, कि जहां तक पुतिन का सवाल है, पुतिन को कुछ लोग मैड कह सकते हैं, कुछ लोग डेमोनाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना आकलन है, पुतिन रियलिस्ट है। उन्होंने बहुत बेस लेवल पर काम किया है। ही इज ए रियलिस्ट कि मैं कहां तक जा सकता हूं और कहां तक क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जाते, तो मुझे कीव को कैप्चर करना है, जो कई हमारे साथियों ने भी बोला। मैं पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है, जो कीव को पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, मैं उसको बॉम्ब करता। वाई, मैं क्यों वेस्ट करता? लेकिन एक बात आई खुल करके, उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन 1100 ऑन काउंट प्लस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, बायो लैब्स जो बताए भी गए हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय किया है। ये सारी जो आपने मिसाइल की अटैक्स देखे हैं, ये उनका प्रिसिशन स्पेसिफिक। और जो आप देखते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में, मैंने बहुत सारे चित्र देखे, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि आप बिल्डिंग की क्षति देखते हैं, मगर जिसे कहते हैं ना ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ, वो आपको नहीं दिखता है, कहीं भी नहीं दिखता। और किसी भी चित्र में आपने नहीं देखा है कि दो फौजें आमने सामने खड़ी हैं, उनके बीच में कोई घमासान चल रहा है। हाँ। एक तरफ की आपको खबर आती है, इसका मतलब जो पीछे हटे हैं, किसी ने धकेला नहीं है, वो खुद पीछे हटे हैं। खुद पीछे हटे हैं, तो ये हम आकलन लगा सकते हैं, क्योंकि हम पुतिन के दिमाग में तो बैठे नहीं है। हाँ। लेकिन हम ये आकलन लगा सकते हैं कि ये पीछे हटना शायद उनके जो रेफरेंस ऑब्जेक्टिव से उससे टैली करता है। वो ईस्टवर्ड रहना चाहते हैं, उस एरिया को अपने। एंड मैरियोपोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैरियोपोल की एक और बात है, अज़ोव बटालियन वहीं से थी, अल्ट्रा नेशनलिस्ट वहीं पे थे, और वो
देवर नो इसलिए शुरुआत से ही वो उसके निशाने पर रहा। उसको तो खत्म करेंगे। लैंड ब्रिज भी है। जनरल सिवाच, भारत को क्या मध्यस्थता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और क्या भारत की चलेगी कि नहीं चलेगी ऐसी? हाँ बिल्कुल, देखो ये भी एक बड़ा म्यूट क्वेश्चन है कि भारत को क्या मध्यस्थता करनी चाहिए। इससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। ये जो बाल्टिक स्टेट थी, जो थी आपकी इस्तोनिया, लातिया, लिथुनिया, ये पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, और जैसे ही ये हटा सोवियत यूनियन से रूस बन गया, तो सबसे पहले नेटो में ज्वाइन करने वाली ये थी 1994 में। और अगर आप देखें मैप में, लातिया और जो इस्तोनिया और लातिया है, उसका बॉर्डर रूस से मिलता है, और लिथुआनिया का नहीं मिलता, वो बेलारूस से मिलता है। पर मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम इतना रिएक्ट वायलेंटली रूस ने नहीं किया था, मगर अब क्योंकि यूक्रेन एक गेटवे है, तब ज्यादा रूस ने सोचा कि अब इसके आगे नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो पहले भी कर सकता था, मगर यह समझना पड़ेगा, यह सच्चाई है कि रूस की अपनी रेड लाइन थी। अब बात आ गई भारत की, क्या भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए या नहीं। यह मैं मानता हूं कि भारत एक ऐसी पोजीशन में है जिसने एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन किया है। भारत के रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। 2000 के बाद हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन कर लिए। हमारे यूरोपियन कंट्री से भी अच्छे हैं, हमारे यूक्रेन से भी अच्छे थे। हम वहां से अपने AN-32 को अपग्रेड करा रहे थे, वहां से हम गैस टरबाइन इंजन ले रहे थे, सनफ्लावर ऑयल लेते हैं, हम भी काफी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे रिलेशन रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं। कौन भूल सकता 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी, और रूस हरदम खड़ा रहा है जब भी कश्मीर का इश्यू यूनाइटेड नेशन में। ऐसे में मुझे लगता है भारत एक अच्छा रोल कर सकता है, मगर मुझे इसका एक बड़ा बिंदु लगता है, अगर भारत इसके अंदर इन्वॉल्व होता है मध्यस्थता। ये बड़ी खबर आ गई है, चेर्नोबिल जो परमाणु प्लांट है वहां पर यूक्रेन का झंडा वापस लहरा दिया गया है। ये तस्वीरें वहां की जारी हो रही हैं। देखिए, बहुत अलग अलग बातें अलग अलग पक्षों से सामने आती हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं कई दफा आपके सामने पूरी हकीकत रख देती हैं। जब बेलारूस की बॉर्डर से होते हुए रूस की सेना ने आगे बढ़ना शुरू किया था, तो चेर्नोबिल परमाणु जो प्लांट था वो उन पहले ऑब्जेक्टिव्स में से रहा था जहां पर रूस ने कब्जा किया था, जहां पर वो काबिज हुई थी, और वहां के कई स्टाफ को भी उसने अपने पास रखा था, उन्हें जाने नहीं दिया था। बहुत तरह की बातें हुई कि क्या वहां पर किसी तरह का लीक है जिसे ठीक करने के लिए उस स्टाफ को रखा गया है, या फिर रूस कुछ और चाहता है। बहुत बातें हुई, लेकिन कीव के से जिस तरीके से वहां पर हमले कम होना शुरू हुए, चर्निहिव और उसके बाद चेर्नोबिल से बताया गया कि रूस की सेना वहां से हट गई है। अब देखिए, अब वहां पर बिल्कुल बीचों बीच आप यूक्रेन का झंडा लहराता हुआ आप चेर्नोबिल प्लांट पर वापस देख रहे हैं, वापस वो देख रहे हैं। और ये तस्वीर थोड़ा खत्म कर लूं, जस्ट अबाउट 10 सेकंड जी। तो मैं ये कह रहा था कि भारत मध्यस्थता कर सकता है, मगर मैं नहीं सोचता कि भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए। अच्छा। उसके बहुत बड़ा रीजन है। हाँ। देखो, भारत का क्या है कि अगर आप कश्मीर को लें तो भारत ने हरदम ये फॉलो किया है कि इसके अंदर कोई मेडिएशन की जरूरत नहीं है, ये बायलैटरल इशू है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अमेरिका भी चाहता था, अगर आप देखें अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला दोनों देश कहते तो हम मध्यस्थता करेंगे। हाँ। तो भारत की हरदम यह पॉलिसी रही है कि बायलैटरल इशू उनको अपने आप रिजोल्व करने, मीडिएशन में हम नहीं भरोसा करते इस मामले। अगर हम इसमें कूदते हैं हाँ। तो कई स्ट्रेटेजिस्टों का यह भी मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी जो कश्मीर पॉलिसी है उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि भारत ने ये फॉलो किया है कि हम नहीं चाहते किसी दूसरे कंट्री मीडिएशन करे, तो हम वहां नहीं। और दूसरा, जब हम मीडिएशन में जाएंगे इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक है दोस्ती करना, एक है मीडिएशन करना, फिर आप गारंटर होने चाहिए। अभी तक जो टर्की वगैरह कर रहे हैं, दे आर नॉट मीडिएटर, वो तो एक इस्तांबुल की जगह दी हुई है। मीडिएटर का एक रोल है दोनों देशों का। कि क्या भारत की चलेगी, अगर भारत कोशिश भी करेगा तो चलेगी, और मध्यस्थता करनी चाहिए या नहीं? देखिए श्वेता, आई हैव गॉट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस। आप इंडिया और रशिया के रिलेशंस देखेंगे, उनका ट्रेड देखेंगे, इट इज नॉट ओनली डिफेंस के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में भी बहुत काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया की। हाँ। और जो इसको रशिया से हम इसको ले रहे हैं, तो इट इज समथिंग लाइक, एक कहावत है, मरता क्या ना करता। अभी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्या डिक्टेट करता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को उसका नेशनल इंटरेस्ट डिक्टेट करता है।
और उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी को बरकरार रखना, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड आवर इकोनॉमी हैज सफर्ड अ लॉट, सो वी वांट टू रिवाइव द इकोनॉमी। अभी इसको वर्ल्ड बैंक हमारी जो इसको जीडीपी की स्टेटस और जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 9% तक लेके इसको प्रेडिक्ट कर रहा है, तो हम ये अपना 9% कैसे रखेंगे? दैट इज वाई इस रशिया के अगेंस्ट हम एक बिल्कुल ओपन स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। हम इसलिए नहीं ले पा रहे बिकॉज 70% ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी इज ऑफ रशियन ओरिजिन, और जो उसके स्पेयर्स है ऑलरेडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले वक्त में हमारा जो स्पेयर सपोर्ट है, T-72 टैंक, T-90 टैंक्स, सुखोई एयरक्राफ्ट्स, ये जो सारे रशिया ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हमारे पास है। तो जो हमारी फौज की टीथ है, एंड स्पेशली चाइना हमारे डोर स्टेप पे खड़ा हुआ है आज, क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है कि वो रशिया के अगेंस्ट कोई स्टैंड ले सके? तो ये सारी ग्राउंड रियलिटीज आपको देखनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बनेगी। और जो आपका क्वेश्चन है कि क्या इंडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंडिया इज नॉट रीच दैट स्टेज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के इंडिया स्पेशली सुपर पावर्स की सोच को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। एट द मोस्ट इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कर रहा है, अपने रिलेशन इस्तेमाल कर रहा है। वाई आर फॉरेन मिनिस्टर इज जयशंकर टुडे, उसको इसलिए लगाया हुआ है बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स फॉरेन रिलेशंस मोर देन एनीबडी एल्स, एंड ही हैज बीन एम्बेसडर इन यूनाइटेड स्टेट्स, सो ही अंडरस्टैंड्स द यूएस। एंड जयशंकर के आने के बाद आपने इसको देखा होगा, टिल्ट हुआ है इंडिया यूएस की तरफ। हमारे चाइना बॉर्डर पे जब हमको इक्विपमेंट चाहिए था, पूरा अमेरिका से आया हमारे पास, वहां पे अपेची जो है हमारे पास एयरक्राफ्ट आए, हमारे पास हवाइजर्स आए। सो ये सारी अगर आप सिनेरियो अभी इस देखेंगे, व्हेन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, हाउ कैन इंडिया डिक्टेट टू देम? सो ये चीज भी आपको ओवरऑल अपने सिनेरियो में सोचनी पड़ेगी। जी जिल से ना, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, मीडिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और भारत की बात क्या यूक्रेन और रूस दोनों सुनेंगे? देखिए, मेरा बिना लाभ लपेट के, ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है, 100% जानी चाहिए। और क्यों जाना चाहिए उसके लिए मैं आपको तथ्य रखता हूँ। हम यदि छोटे चीज में पढ़ेंगे तो छोटा ही बन के रहेंगे, कभी बड़ा नहीं बनते। देखिए, आप इनको पढ़ने की चेष्टा कीजिए। लाव्रोव सब आते हैं और वो जाते हैं चाइना फर्स्ट। चाइना में वो कहते हैं, एक मैसेज दे के आते हैं, केवल एक मैसेज, और पूरे विश्व के लिए, कि जो वर्ल्ड वाज ट्राइंग टू बिकम ए यूनिपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकम ए मल्टीपोलर। मल्टीपोलर वर्ल्ड उसने यूज किया है चाइना की धरती से, जो चाइना के बरखिलाफ। उसके बाद भारत में आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे साथ मध्यस्थता कीजिए, और पुतिन साहब का मैसेज लेके आते हैं। देखिए, चीज को समझने की चेष्टा कीजिए। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका। मैं बार बार कहता हूं, उसने बहुत अच्छा गेम खेला है और स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन। उसको छोटा मत बनाइए, हथियार का जीत बहुत उसकी जीते कि हथियार बेचेगा। दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा सबसे बड़ा रिलायबल रशिया है, इक्वल, ठीक है। और इंडिया बैलेंस इसको बहुत अच्छी तरीके से किया है। 5 UN रेजोल्यूशंस हुए, 5 में एब्स्ट्रैंड किया है, इंक्लूडिंग अगेंस्ट रशियंस। एंड क्लियरिटी उसने UN पक्ष में 2 रखे हैं। उसने कहा है सिक्योरिटी ऑफ एनी नेशन कांट बी इग्नोर्ड इन द फेवर ऑफ रशिया। उन्होंने कहा सिक्योरिटी कंसर्न है, और उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नाटो नहीं बढ़ना चाहिए, उन्होंने कहा उसका कंसर्न है। दूसरा, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फेवर ऑफ यूक्रेन। यूक्रेनियन जो जेलेंस्की हैं, उसके बाद उन्होंने बात की थी। आज के दिन में कोई शक्ति पूरे विश्व में देख लीजिए, यदि आप पूरे को पढ़ती हैं, चाहे यूरोप को देखिए, एंग्लो सैक्सन्स की पावरों को देखिए, पैन अमेरिकन को देखिए, जो नीचे हैं साउथ अमेरिकन, कनाडा, किसी के पास ये पोजीशन नहीं है। आप भारत को बहुत छोटे आंक रहे हैं, और भारत को आप ये सोच रहे हैं कि हमारा $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं, वो $22 ट्रिलियन की है, वो 16।
इन चीजों में नहीं होगा जिस तरह से गलवान में हुआ था। ये अपॉर्चुनिटीज कभी कभी मिलती हैं, या तो आप रह जाइए मल्टीपोलर वर्ल्ड में, आप कभी नहीं, आप पिछले लग गई, या तो अमेरिका के साथ लग जाइए या रशिया के साथ, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इंडिया ने 38 दिन के वॉर में निकल के आया है। 22,000 लोगों को, आप तो वहां रही, 22,000 इंडियन डायस लोगों को लेकर आना, इट इज नॉट ए जोक। किसी कंट्री ने नहीं कर पाया। और सेम उन्होंने चाहे यूक्रेनियन को फोर्सेस को बोला, चाहे रशियंस को बोला। देखिए, ये मेरा ये मानना है, और ये कश्मीर की बोगी को ना उठाएं कि हम कोई पक्ष, ये वॉर कंडीशंस होते हैं, और वॉर कंडीशंस में एक ही है। कोरिया का एग्जांपल 1953, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उस समय भी एक बहुत बड़े, और जनरल एस.के. सिन्हा के आपने नाम सुना होगा, मानेकशॉ का नाम सुना होगा। वो उस जमाने में हम गए थे, और हमने मध्यस्थता नहीं होती है कि आप ये सही कर रहे हैं, गलत करते हैं, यू आर बिकम फैसिलिटेटर। और आपने बहुत, उस समय भी साउथ कोरिया के साथ अमेरिका था, नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया और चीन था, और भारत आज भी जो पैरेलल है 53 पैरेलल, उसका माना जाता है, और इंडिया की देन है वो। क्योंकि यहाँ पर शांति की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। बड़ी खबर जो इस समय आ रही है वो ये कि खार्किव में रूस की सेना का मिसाइल अटैक, हालांकि लगातार वहां पर जारी है। हमले के समय पार्क में मौजूद थे कई लोग। ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं हमारे सामने। सेंट्रल पार्क, हमले के वक्त इस पार्क में कई लोग मौजूद थे। खार्किव में कई मिसाइल हमले हुए हैं। भारत ने जो अपने छात्र को गंवाया था यहाँ पर, वो खार्किव ही वो इलाका था जहां पर वो बाहर निकले किसी काम के लिए, उस समय पर हमले की चपेट में आ गए थे। हमले के समय यहां भी देखिए खार्किव में पार्क में कई लोगों के होने की बात की जा रही है। अभी कितने हताहत हुए हैं ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये खार्किव में रूसी सेना की मिसाइल अटैक की जगह आपको हम दिखा रहे हैं। ये खार्किव का सेंट्रल पार्क जहां पर मिसाइल से हमला हुआ है। ये बड़ी ये जो स्थिति है जनरल बेस्टन, अगर आप समझा पाए कि एक तरफ हम चेरनोबिल में यूक्रेन की उस प्लांट में यूक्रेन का झंडा वापस लहराता देखते हैं, लेकिन मारियोपोल हो गया या फिर खार्किव हो गया, वहां से मिसाइल हमलों में कोई कमी नहीं आ रही है। बिल्कुल सही। ये जो वेस्ट या नॉर्थ में, वहां पर कमी जरूर आई है रूस की अटैक में या हर चीज में, और चेरनोबिल से निकल गए हैं और यूक्रेन का झंडा आ गया है। मेरे को इसका एक कारण यह भी लगता है कि मेरे एक एक्चुअली कोर्समेट हैं, उन्होंने न्यूक्लियर में बहुत काम किया हुआ है, कर्नल राम अठावले। मैं उनसे ही बात कर रहा था काफी दिन पहले, तो उन्होंने बोला था जिस प्रकार वो 35 किलोमीटर का चेरनोबिल का एरिया है जो एक्सक्लूसिव जोन है, वहां पर रूसी सेना गई है, उनके टैंक्स का काफी चर्निंग वगैरह हुआ है जमीन को, मतलब जब टैंक्स चलते हैं तो काफी जमीन उभर के आ जाती है। उसमें क्या हुआ है कि रेडिएशन डोजेज निकले हैं, और कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि शायद रूसी सेना को रेडिएशन डोजेज हुए हैं। उसका इफेक्ट आज नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो हो सकता है उन्होंने रियलाइज किया होगा कि उसमें दो इश्यूज हैं, एक तो ये इश्यू है, दूसरा रनिंग द प्लांट। रनिंग द प्लांट के लिए यूक्रेन के ही लोग चल रहे थे, जबकि वो प्लांट एक तरह से डिफंक्ट है, लेकिन तो भी उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि बेटर है वहां से निकलना बेटर है। तो ये मेरा इस पे ये टेक है। और जो ये भी खार्किव में मिसाइल है, ये तो देखिए कभी ना कभी वो कहीं मिसाइल गिराते जा रहे हैं, इसका कोई वॉर में एफर्ट नहीं होगा। मेरे को लगता है पूरा एफर्ट वॉर का ये ईस्ट डोनबास और साउथ में होगा। चलिए, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है हमारे पास, इसलिए बहुत छोटे छोटे में आप सबसे मैं एक ही सवाल का जवाब चाहूंगी। बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि कितना समय और, क्या ये एक फ्रोजन वॉर ही रहने वाला है? क्या हम ये समझे कि बस यथास्थिति समझकर अब ऐसे ही, या फिर वाकई इस युद्ध का कोई निष्कर्ष? श्वेता, अगर आप परमिट करें तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा चेरनोबिल के बारे में, कि चेरनोबिल शटडाउन प्लांट, लेकिन उसके अंदर फॉसिल फ्यूल था जिससे डर्टी बॉम्ब बनाया सकता था। हाँ। तो मेरा आकलन यह है कि रूसी फौजें गई, उन्होंने कब्जा किया और उस चीज को तो वो खत्म कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि वॉर कितनी जल्दी खत्म होगी, आपका ये प्रश्न है। तो ये इसकी कुंजी जो है अमेरिका के हाथ में है, ये कुंजी वहीं पर है।
उनको करना पड़ेगा खत्म। ठीक। अब मुझे लगता है कि डोनबास का एरिया एक बार पूरा कवर हो जाएगा और इसको मिला दिया जाएगा मारियोपोल से, क्रीमिया से, फिर लड़ाई के एंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर बाकी डिपेंड होता है किस प्रकार से रूस और अमेरिका और नेटो के बीच में और यूक्रेन में बातचीत होती है। श्वेता, ये जब तक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अपना पुतिन अपना हासिल नहीं करेगा, ये लड़ाई नहीं खत्म होने वाली। तो दिस इज माय टेक ऑन दैट। मेरे ख्याल से उन्होंने तो मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, बट वॉर विल रिमेन ए फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, देखिए, स्पेशल ऑपरेशंस रुक जाएंगे और जो भी डॉनबास का इलाका उससे नहीं मानेंगे नीचे, और क्रीमिया और मारियोपोल रहेगा सी ऑफ एजॉब के लिए, नॉट एज द लैंड ब्रिज। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नॉन स्टॉप कवरेज हमारी आज तक पर ये चल रही थी, क्योंकि 38 दिन के बाद क्या हम आगे कोई रेजोल्यूशन देख रहे हैं, कुछ सुलझता हुआ यहां पर देख रहे हैं।